चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब उसे वास्तविकता का भान होता है। देखिए, ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, ये कांटेदार झाड़ियाँ भी प्राकृतिक रूप हैं, लेकिन इससे लगता है कि रेल की पटरी के आसपास से कांटेदार झाड़ियाँ हैं। क्या साम्य दिखाया है कवि ने, क्या समानता दिखाई है कि ज्यों ज्यों मनुष्य ने विकास किया है त्यों त्यों उसके विकास में इस तरह के कुरूप कांटे जैसी बाधाएं, विपदाएं और समस्याएं सो उगने लगी हैं। जैसे ये कांटे प्रकृति के ही रूप हैं, लेकिन राह चलने वालों को या आने जाने वालों को या फूल तोड़ने वालों को चुभ जा सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं। उसी तरह मानव ने विकास तो कर लिया, लेकिन उसके विकास में प्रकृति को अनदेखा करने का जो एक भाव छिपा हुआ है उसके विकास में, है ना, उसने एक तरह से इसी तरह के अदृश्य परोक्ष कांटे जो हैं सो उगा रखे हैं, जिन कांटों के कारण मनुष्य को प्रगति के पथ पर चलने में भी अपने ही द्वारा रोपे गए, अपने ही द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं के कांटे चुभने लगे हैं। ऐसा लगता है, हालांकि जब वर्णन है उस इलाके का जिस इलाके में ट्रेन की पटरी है, रेल की पटरी है, चित्रकूट नाम का इलाका है। चित्रकूट जहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण मिले थे तुलसीदास जी से, तुलसीदास जी ने उनके दर्शन किए थे जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण के। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं। और बांझ भूमि वहाँ कोई फसल नहीं उगती। फिर क्या है, इधर उधर रीवा के पेड़, एक जंगली पेड़ है, हाँ, रीवा के पेड़ उगे हुए हैं कांटेदार, और उन पेड़ों पर कांटे उगे हुए हैं, कुरूप से खड़े हैं वे। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। क्या बोलता है कवि कि कांटेदार कुरूप ये तो हैं, लेकिन उसी समय उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ती है। मीठा मीठा रस टपकाता हुआ बहुत ही प्राकृतिक रूप में गा रहा है एक सुग्गा, एक तोता टें कर रहा है। वनस्थली का हृदय चीरता, वनस्थली यानी वनस्थली, वन का प्रदेश जो है, उसको चीरते हुए सो वह आवाज़ पहुंच रही है उसके पास। और फिर उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों। सारस बगुले के आकार का ही एक होता है, बहुत बड़ा होता है वह। उसकी टांगें, उसकी चोंच बहुत ही लंबी होती है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। क्या बात है। कवि को बहुत ही आश्चर्य होता है कि हम, देखिए पहले यह बता दूं आपको मैं कि उठता गिरता सारस का स्वर है ना, रह रह कर, अभी उधर तो सुगा बोल रहा था, अब रह रह कर सारस जो है, सारस बगुले की प्रजाति का एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है। लंबे लंबे पैर होते हैं, बहुत ही बड़ी सी चोंच होती है, नुकीली, जान ले आदमी की, इतनी भयानक चोंच होती है तलवार की तरफ। तो वह जो है टिरटों बहुत ही माधुरी बिखेरता हुआ स्वर है उसका, और वह गाया जा रहा है, बोले जा रहा है। कवि जो है वह बहुत ही संवेदनशील है, उसे लगता है कि इसकी स्वर का माधुरी जो है यह मुझे जैसे आकर्षित कर रहा हो, बुला रहा हो, और वह सोचता है कि क्यों न मैं भी इसके साथ उड़ जाऊं, है ना। और पर यानी पंख फैलाए सारस के संग मैं भी उड़ जाऊं। कहाँ उड़ जाऊं, क्यों उड़ जाऊं, तो क्यों इसलिए क्योंकि इसका स्वर बहुत मीठा लगता है। और कहाँ उड़ जाऊं, जहाँ यह जा रहा है। कहाँ जा रहा है, तो चूंकि बसंत का समय है और यह प्रेम का महीना होता है, इसलिए इसे लगता है कि जैसे यह अपनी जीवन संगनी के पास जा रहा हो, जो इसकी धर्मपत्नी है, जो इसकी जीवन संगनी है, उसके पास ये जा रहा हो। और हरे खेत में, कहाँ, हरे खेत में इसका घोंसला है, और सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। मतलब किसी की प्रेम कहानी सुनना तो अपराध है, लेकिन यहाँ कहा है कवि ने कि सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ तो कारण है, और यह कविता क्लास में दी गई है, बहुत ही गहरा कारण है। देखिए, जिस तरह का प्रेम हम समझते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सो छल कपट या अपना स्वार्थ भरा हुआ होता है, इस प्रेम की चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ चर्चा है, पक्षी छल कपट नहीं जानते, पक्षी स्वार्थ नहीं जानते, पक्षी बस एक दूसरे का साथ निभाना जानते हैं। तो यह जो भाव है, एक दूसरे के लिए मर मिटने का भाव, जिसके लिए यह उड़ा जा रहा है बेचारा, उस भाव की जो
संपृक्ति है, संपृक्ति यानी उस भाव का जो संबंध है, उस संबंध को प्राप्त कर, उस संबंध को आत्मसात करने के लिए, उस भाव से अपने आप को आनंदित करने के लिए। क्योंकि आजकल शहर में इस तरह का प्रेम देखने को नहीं मिलता, पति पत्नी आपस में लड़ मरते हैं, तलाक हो जाता है, पता नहीं। और यहाँ एक सारस बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वर में गाते हुए अपनी जीवन संगनी के घोंसले की ओर उड़ा जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द वह वहाँ पहुँच सके और दोनों मिलकर बसंत बहार और राग मल्हार गा सकें, प्रेम का राग अलाप सकें। यह कवि को बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। शहर में यह संभव ही नहीं है। 2 पल या कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही दिन एक साथ रहने के बाद आपस में झगड़ा, आपस में मार पीट, पता नहीं क्या क्या। हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप देखिए घरेलू हिंसाओं का कितना जोर बढ़ता जा रहा है आजकल। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है। कवि को यही भाव बहुत ही आंदोलित करता है और वह चाहता है कि क्या इस तरह की भी सच्ची प्रेम कहानियाँ हो सकती हैं, है ना। स्वार्थ और छल कपट से हीन भी बातें आपस में हो सकती हैं। यदि हो सकती हैं तो क्यों न मैं भी इसके साथ उड़ूं और उनकी वे बातें सुनकर अपने आप को मैं आनंदित कर सकूं, अपने आप को आह्लादित कर सकूं। क्योंकि मानवीय जीवन में तो ये भाव देखने को मिलते नहीं, तो पक्षियों से ही सही, कम से कम प्राकृतिक रूप में हमें जो मौलिक रूप में भावनाएं मिली हैं, वे भावनाएं देखने, समझने और अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा। यह किसी के एकांत में दखल देने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, यह प्रेम वह प्रेम नहीं है, वह वासनात्मक प्रेम नहीं है, स्वार्थ और छल कपट से भरा प्रेम नहीं है। यह तो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाने का भाव है। इस भाव को आजकल नगरों में कोई नहीं देख सकता। यह भाव आजकल मिलता ही नहीं है, पाया ही नहीं जाता। सब स्वार्थ से भरे पड़े हैं। और कवि इस निस्वार्थ भाव के दर्शन के लिए ही, इसे आत्मसात करने के लिए ही उसके साथ उड़कर उससे सीखना चाहता है कि कौन सा वह तत्व है जो इनमें पाया जाता है, जिसके बल पर ये निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। यह सीखने के लिए वह जाना चाहता है और अपने समाज को यह बताना चाहता है। धन्यवाद।